नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्रामीण जानकारी के द्वितीय लेक्चर में यानी सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग जो है ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण विकास जो है एक बड़ा टॉपिक है और काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है। कई सारी जो है इसमें सैद्धांतिक बातें जो है होंगी। तो इसमें मूलतः जो है ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है, ग्रामीण विकास के मूल तत्व क्या हैं, ग्रामीण विकास की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके लिए लक्ष्य और प्राथमिकताएं क्या निर्धारित की जाती हैं, और ग्रामीण विकास के उपागम या अभिगम यानी उसके जो अप्रोच होते हैं, जो एसेस होते हैं उसके बारे में। और आप लोग के पाठ्यक्रम में जो है एक और जो है उसमें शामिल है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न शोध प्रणालियाँ। तो जो है इन सभी को जो है हम इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर डेमो क्लास प्रोवाइड करिए। तो डेमो क्लास भी जो है आप लोग को दी जाएगी जो है अन्य सब्जेक्ट की जो हमारे वीडियो क्रैश कोर्स से जुड़ा हुआ है। और मेरी इन्हीं क्लासेज को आप जो है डेमो क्लास मान लीजिए जो है, अगर आप मानना चाहें। तो ये लेखपाल भर्ती 2020 के लिए जो है हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से जो है क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। अब इस क्रैश कोर्स की जो है विशेषताएं जो है प्रमुख ये हैं कि इसमें एक तो वीडियो कोर्स है, जितने भी चारों सेगमेंट हैं उनको जो है वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है उनके लेक्चर्स आपके सामने लाएंगे। और जो कुछ आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो आप यहाँ पर बोर्ड पे देखेंगे, उससे संबंधित जो है पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसका जो है पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप जो है वीडियो को रिवाइज करते रहें, साथ में नोट्स को भी पढ़ते रहें और अपनी जो है रिवीजन करते रहें लगातार। उसके बाद जो है इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी शामिल है। जो लोग क्रैश कोर्स लेंगे उनको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग विख्यात हैं, आप जानते हैं। अब तक हम लोग कम से कम 10 से 12 एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज करा चुके हैं और हमारी टेस्ट सीरीज से जो है 40 से 45 से 50% तक मटेरियल जो है लगभग हर एग्ज़ाम में आ चुका है। क्योंकि हम लोग जो है टेस्ट सीरीज में जो है क्वेश्चन से ज़्यादा मेहनत ये करते हैं कि अगर हमने कोई टॉपिक चुना है तो उस टॉपिक की जो है उस क्वेश्चन की व्याख्या में जो है पूरी तरह से लिख दिया जाए, जिससे क्वेश्चन आंसर तो हो ही, साथ में जो है वो नोट्स की तरह आपको जो है शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएं, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछा जाता है तो आप जो है आसानी से उत्तर दे सकें। दूसरी चीज़ ये जो है जो पूरा कोर्स है ये हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप के माध्यम से संचालित होगा। इस ऐप में ऑनलाइन क्लासेज हम लोगों ने नहीं रखी हैं, जानबूझ के नहीं रखी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में एक बाध्यता आपके साथ होती है कि आपको जो है जिस समय क्लास का समय निर्धारित होता है उस समय जो है आपको उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ऐसे में बहुत लोगों की जो है क्लासेज छूट जाती हैं, जो है उन क्लासेज की टाइमिंग से तारतम्य नहीं बना पाते हैं। तो हमारी सारी क्लासेज जो है ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, जो आपको वीडियो के फॉर्म में ऐप में मिलेंगी। आप ऐप में एक बार जो है वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। आपको बार बार जो है डेटा भी नहीं खर्च करना। एक बार आपने अगर मान लीजिए 100 MB या 150 MB का कोई वीडियो है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप उसको सैकड़ों बार देखिए और आपका कोई अतिरिक्त डेटा जो है नहीं खर्च होगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमने बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है कि आप लोगों पे कम से कम जो है बोझ पड़े। और ये टेस्ट प्रोग्राम, ये क्रैश कोर्स हमारा जो है, ये विडियो क्रैश कोर्स 10 मई से प्रारंभ हो रहा है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप जो है इस नंबर पर, आपके सामने एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9506742546 पर, इस पर आप जो है कॉल कर लीजिए या आप लेखपाल लिखकर जो है इस पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए, क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप से आप लेखपाल लिख के भेज देंगे, सारी डिटेल सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये कहना है आपसे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है तैयारी करने में और कराने में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से बार बार पेपरों में निकल रहा है, शासन में मीटिंगें चल रही हैं कि जो है जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसीज को लाया जाए और रिक्त पदों को जो है उत्तर प्रदेश में भरा जाए। तो महीने भर में 2 महीने में वैकेंसी जो है जरूर आ जाएगी, ऐसे संकेत बार बार प्राप्त हो रहे हैं। और ये हमारा 90 दिन का क्रैश कोर्स इसी को लेकर डिजाइन किया गया है कि अगर आप अभी से इससे जुड़ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो आप 90 दिन में लेखपाल की संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। और अगर एग्जाम में और डिले होता है तो आप जो है उसमें बार बार रिवीजन करने का आपको मौका मिल जाएगा। वीडियो फॉर्मेट से पढ़ने में सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो आपके पास ऐप में सेव है
और आप बार बार जो है उसको रिवाइज करके देख सकते हैं जितनी भी बार चाहें। और लगातार जो है ऑडियो विजुअल किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ को पढ़ने से वो चीज़ें जो है बिल्कुल हमारी जो है मेमोरी में बैठ जाती हैं, याद हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो है फ़ायदा इस क्रैश कोर्स का यही है। टेस्ट सीरीज को हमने शेड्यूल किया है कि जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसके पहले जो है 1.5 से 2 महीने पहले हम टेस्ट सीरीज को शुरू कर देंगे, क्योंकि टेस्ट का काम लास्ट में होता है। आप अपना एवल्यूएशन करते हैं और साथ में जो आपको पीडीएफ टेस्ट की मिलेंगी उससे आप जो है पूरे सिलेबस को दोहरा सकेंगे। तो ये सब बातें रही जो है इस क्रैश कोर्स के बारे में। अब आपके ऊपर है कि आप नोटिफिकेशन की डेट का या नोटिफिकेशन देखकर ही जो है पढ़ाई शुरू करेंगे या आप जो है अभी से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रामीण विकास का अर्थ व परिभाषा। ग्रामीण विकास शब्द जो है एक व्यापक शब्द है, क्योंकि भारत की जो है लगभग 70% आबादी जो है क्या है, ग्रामीण है। तो इतने बड़े भूभाग का जो है एक साथ विकास करना, वो भी सर्वांगीण विकास करना, और जहां पर बहुत विषमताएं हैं, यानी वहां पर उच्च आय वर्ग के लोग भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं और निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। उसके अलावा जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी हैं, भूमिहीन लोग भी हैं। तो ऐसे जो है किसी समाज का सर्वांगीण विकास करना और इस प्रकार विकास करना कि पूरे समाज में जो अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक जो है विकास पहुंचे। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा कंसर्न है और इसीलिए जो है ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ जो है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, यानी वे क्षेत्र जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया समितियां आदि नहीं होती हैं और ये शहरी क्षेत्र से दूरी पर होते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। यानी वहाँ पर नगर पालिका नहीं है, कोई भी नोटिफाइड एरिया नहीं है और नगर निगम जैसी जो है संस्थाएं नहीं है जो विकास में जो है योगदान करती हैं। वहाँ पर जो है विकास अलग तरीके से होता है जो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है, और यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्र से दूरी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे समस्त लोगों का समग्र विकास करना है, यही जो है ग्रामीण विकास की जो है परिभाषा है। तो कई सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अध्ययन किया ग्रामीण समाजशास्त्र का और उन्होंने ग्रामीण विकास को परिभाषित करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। तो उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व बैंक की, यानी वर्ल्ड बैंक ने 1975 में जब ग्रामीण विकास पे जो है अपना फोकस बढ़ाया तो ग्रामीण विकास को जो है वर्ल्ड बैंक ने किस तरह से परिभाषित किया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास ग्रामीण जनसंख्या के निम्न आय समूह के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, यानी उन्होंने जो है एक सबसे बड़ी पहचान की कि अगर कोई क्षेत्र ग्रामीण है तो वहाँ पर निम्न आय समूह के लोगों का जो है प्रभुत्व ज़्यादा है, यानी वो सबसे ज़्यादा संख्या में वो रहते हैं। तो इन्होंने सीधी सी एक परिभाषा दे दी कि निम्न आय समूह के लोगों के जीवन स्तर में सुधार। अब जो हम जीवन स्तर की बात करते हैं तो जीवन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे पहलू जो है जीवन स्तर में आते हैं। इसके बाद एक विद्वान है जॉन हैरिस, ये भी समाजशास्त्री हैं प्रसिद्ध। इन्होंने 1986 में जो है अपनी विचार दिए जो है ग्रामीण विकास के बारे में। इन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। इन्होंने क्या बताया कि एक नीति है, यानी ग्रामीण विकास क्या है, एक पॉलिसी है और एक प्रक्रिया है। तो नीति और प्रक्रिया इन्होंने कहा जिसका आविर्भाव विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है। यानी 1975 में जब जो है वर्ल्ड बैंक ने मुहिम छेड़ी, सबसे पहले जो है इस मुद्दे को जो है अपने एजेंडे में शामिल किया, उसके बाद जो है इनकी परिभाषा आई कि जो है विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में ये एक नीति और एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसीजर है। इसके बाद रॉबर्ट चैम्बर्स ने जो है अपना ग्रामीण विकास के बारे में अपने विचार दिए। रॉबर्ट चैम्बर्स का क्या कहना है, ग्रामीण विकास का तात्पर्य जनसंख्या के उस विशेष वर्ग के विकास करने की रणनीति है जिसमें गरीब, ग्रामीण, पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। यानी इन्होंने जो है एक पहला टारगेट क्या रखा कि ग्रामीण जनसंख्या में
उस विशेष वर्ग, वो कौन सा वर्ग हो गया, इसमें गरीब ग्रामीण पुरुष, महिलाएं और बच्चे, यानी पूरी जो है गरीब ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर शामिल है। इनकी इच्छा एवं जरूरतों को पूरा करना है ताकि इनकी जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसमें ग्रामीण किसान, कारीगर, भूमिहीन, कृषक भी सम्मिलित होते हैं जो अपने जीवन यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यानी इनका भी जो कहना है वो लगभग जो है इनसे पूर्व जो परिभाषा दी गई विश्व बैंक और जो है जॉन हैरिस की तरह, इन्होंने कहा जो है कि गांव में जो गरीब जनसंख्या है जिसमें ग्रामीण पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और उसके अंतर्गत जो है ये जनसंख्या किस प्रकार की है, ये जो है क्या है, ग्रामीण किसान है, कारीगर हैं, भूमिहीन मजदूर या भूमिहीन किसान कह लीजिए, और किसान जो आम किसान है, ये सभी इसमें शामिल हैं जो अपने जीवन यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और मूलतः जो है कृषि पर जो है डिपेंड करते हैं, कृषि पर निर्भर हैं। तो ये लगभग सिमिलर परिभाषा हो गई। उसके बाद जो है भारतीय समाजशास्त्री हैं बसंत देसाई जी, इन्होंने 1988 में जो है इसको एक नए तरह से कहने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है। अभिगम का मतलब एसेस या अप्रोच, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के अभिगम होते हैं, क्योंकि वो भी आपके जो है शोध प्रणालियों के अंतर्गत आ रहा है। तो ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन यानी उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों को बेहतर उपयोग करना एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। तो इनके द्वारा यानी बसंत देसाई साहब के द्वारा जो है थोड़ा सा जो है ग्रामीण विकास की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, उसको और जो है विस्तृत किया गया। इन्होंने क्या कहा कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है, यानी एसेस है, एक तरीका है, एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन किया जा सकता है, यानी उठाया जा सकता है उनकी गुणवत्ता को, और क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग से, यानी जो उस क्षेत्र में स्रोत हैं, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत की मेन बात हो रही है, तो जो उन इलाके में प्राकृतिक स्रोत हैं उनका बेहतर उपयोग करके, और संरचनात्मक सुविधाएं यानी जो मूलभूत संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती हैं उनको जो है बढ़ाया जाए और उसके आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए। यानी उन्होंने सामाजिक और आर्थिक दोनों जो है टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जोड़ी, जबकि इससे पूर्व के जो आपने परिभाषाएं पढ़ी उसमें सामाजिक और आर्थिक को स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। उन्होंने एक समग्रता की बात की है। और उनके नियोजन का अर्थ क्या है, यानी बेरोजगारी यानी उनके रोजगार की समस्या को और आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। तो ये जो है ग्रामीण विकास हुआ। आगे चलते हैं। RN आजाद साहब जो कि एक समाजशास्त्री हैं भारतीय, इन्होंने अपनी रचना, इनकी एक जो है फेमस बुक है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार पूछे जा सकते हैं। RN आजाद, इसमें ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है इन्होंने कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास करना। अवसंरचनात्मक का मतलब जो है कि वहाँ की मूलभूत जो संरचना है, अवसंरचना का मतलब जो होता है कि वहाँ पर सड़क, नहर, पानी की सुविधाएं, बाकी खेती के जो है नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनके अनुसार खेती की आधुनिक उपकरण, आधुनिक सुविधाएं, तो ये सभी चीज़ें जो है अवसंरचना में आती हैं। और इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तथा विपणन जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विकास करना भी शामिल है। तो इन्होंने जो है आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर जो है क्या कहा कि सबसे पहले अवसंरचनात्मक विकास करना जरूरी है, उसके बाद जो है उसी के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योग का वहाँ पर विकास होना चाहिए, जिससे जो है रोजगार के अवसर बढ़ें, आय के अवसर बढ़ें। उसके बाद जो है विपणन, यानी जो वहाँ पर पैदावार हो रही है या कुटीर उद्योग से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बेचने के लिए बाजार भी तो होना चाहिए, यानी जो है वहाँ पर विपणन प्रणाली, कॉमर्स की जो प्रणाली है वो भी जो है अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। फिर क्रॉप साहब आ गए। क्रॉप साहब ने जो है 1992 में कहा
कि ग्रामीण विकास को उन्होंने एक प्रक्रिया बताया, एक प्रोसेस बताया या एक मेथड बताया, जिसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो नगरीय क्षेत्र है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में जो है विकास के अलग पैमाने होते हैं, वहां पर जो है विकास काफी हद तक हो चुका है। नगरीय क्षेत्र के बाहर जो आबादी रहती है यानी वो क्या है, वो ग्रामीण आबादी है। तो सामूहिक प्रयासों के द्वारा यानी जो है सरकार भी, उसके अलावा जो है सहकारी संस्थाएं, विभिन्न एनजीओज और जितनी भी एजेंसियां उसमें शामिल हो सकती हैं, उनके सामूहिक प्रयासों से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जन जीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना। तो स्वावलंबी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना, कि वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अपने आप पर डिपेंड हो सकें, वो रोजगार के अवसर जो है उनके गांव में ही उत्पन्न हो, वहीं पर जो है वो अपनी जो है दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन को जो है आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध कर सकें। आगे चलते हैं। उमा लैली के अनुसार, ये भी जो है एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। न्यून आय वर्ग इन्होंने भी कहा, यानी जो है गांव की जो है जो आबादी है वो न्यून आय वर्ग में गिनी ही जाती है। तो न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित, आत्मपोषित वही शब्द है जो ऊपर यूज किया गया है, यानी स्वावलंबी। आत्मपोषित यानी जो स्वयं अपना पोषण कर सके, जो बाहर लोगों पर डिपेंड ना हो, वहीं पर जो है रोजगार के साधन और जो है सारे अवसर उपलब्ध हों, जिससे कि जो है वो अपना आत्मपोषण कर सके। अगले समाजशास्त्री हैं एस.एम. शाह। तो एस.एम. शाह के अनुसार ग्रामीण विकास एक पद्धति है जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों से शहरी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों के कल्याण तथा आत्मज्ञान में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अब इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान का मतलब ये है कि उनको स्वयं ये ज्ञान हो कि जो हमारा विकास है उसमें हमारी खुद की सहभागिता सबसे जरूरी है। सबसे प्राइमरी चीज ये है कि हम अपने विकास के लिए स्वयं तत्पर हों और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं उसका हम जो है समुचित लाभ ले सकें, उसके प्रति जागरूकता हो। यहाँ पर आत्मज्ञान का जो है इनका यही अर्थ है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो ग्रामीण जीवन के बारे में इतने सारे कोर्स किए हैं कि उसको एक साथ संकलित करें तो जो है 2-4 घंटे का लेक्चर बन जाए, लेकिन यहाँ पर जो है मैं उनके 2 प्रसिद्ध जो है कोट ग्रामीण जीवन के बारे में। तो इस परिभाषाओं के अलावा महात्मा गांधी का ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से ऊपर उठाकर ग्राम को एक स्वावलंबी गणतंत्र बनाना। यहाँ पर एक शब्द जो है बहुत ही अच्छा जो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, स्वावलंबी गणतंत्र। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि वो सामाजिक रूप से तो ऊपर उठे ही, आर्थिक रूप से ऊपर तो उठे ही, लेकिन राजनैतिक रूप से भी ऊपर उठे। यानी जो गांव का प्रशासन है, जिसको आज हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, उसमें जो है गांव के एक सामान्य व्यक्ति का, सबसे निम्न आय व्यक्ति का, जो समाज में जो है अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी सहभागिता होनी चाहिए। यही जो है एक स्वावलंबी गणतंत्र की जो है परिकल्पना है जो महात्मा गांधी जी ने की थी। बाकी जो है इन्होंने शैक्षणिक स्तर का भी बात की, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये मानना था जो है कि जब तक शैक्षिक चेतना नहीं आएगी, क्योंकि शैक्षिक चेतना आने के बाद ही जो है किसी व्यक्ति में जो है तार्किक बुद्धि आती है और जो है उसके अंदर तर्क और बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कमी है, इसमें भेद करने का और कैसे अपने आप को जो है इन विषम परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो उन्होंने शिक्षा पर भी जो है फोकस किया कि शैक्षिक स्तर को अगर हम सुधार देंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग दुनिया में क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या नए आविष्कार हो रहे हैं
और किस तरह से जो है हम अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को, जीवन स्तर को उठा सकते हैं, ये सभी के लिए जो है शैक्षणिक स्तर में भी उन्नयन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने ही जो है एक प्रसिद्ध कथन और कहा है। उन्होंने बताया है कि मैं भारत की कल्पना कैसा, मतलब उनके अनुसार भारत की क्या कल्पना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब व्यक्ति यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है। यानी अत्यंत गरीब व्यक्ति भी जो है ये ना महसूस करे कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर पूंजीपतियों का बोलबाला है, केवल जो है अमीर लोगों की ही सुनी जाती है और सारा का सारा फोकस जो है केवल क्रीमी लेयर का और ऊपरी वर्ग का जो है विकास के बारे में है। तो ऐसा ना महसूस करते हुए एक अत्यंत गरीब और निर्धन व्यक्ति भी ये सोचे कि उसका ये अपना देश है, भारत जो है उसका स्वयं का देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका भी हो। यानी वो अपने देश को अपना माने इस अर्थों में कि जो है वो इस देश का एक अभिन्न अंग है और विकास पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना उच्च आय वर्ग के लोगों का है। साथ ही में निर्माण की प्रक्रिया में, यानी देश के निर्माण की या समाज के निर्माण की प्रक्रिया में उसकी प्रभावी भूमिका भी हो। ऐसा भारत जहां ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। अब यहां पर जो है गांधी जी का एक समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्होंने क्या कहा, ऐसा भारत जहां ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा और ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रहते हैं। यानी उन्होंने जो है एक तरफ तो जो है समाजवादी बात कही कि जो है सभी लोगों में समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता, आय की समानता, इस तरह की जो है समानताएं होनी चाहिए और सारे समुदाय, यानी चाहे वो धार्मिक समुदाय हो चाहे वो किसी भी प्रकार का समुदाय हो, उनमें आपस में पूर्ण मैत्री भाव हो। यानी उन्होंने यहाँ पर सहिष्णुता की भी बात की है कि सभी समुदाय जो है में सहिष्णुता होनी चाहिए, आपस में जो है प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति नफरत या घृणा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है गांधी जी के विचार आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय से जो है ज़्यादा जो है प्रासंगिक हैं। आगे चलते हैं। थिरुवल्लुवर नाम जरूर आपने सुना होगा। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मिट्टी की जुताई वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। तो मिट्टी की जुताई कौन करता है? कृषक करते हैं, किसान करते हैं। तो मिट्टी की जुताई वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इकोलॉजी वाले टर्म में जाएं, इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, तो जो हमारा किसान है जिसको हम उत्पादक कहते हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर है। जिस प्रकार से हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं एक जो है फूड चेन में या एक इकोलॉजिकल जो है चेन में, तो वही उसी तरह से किसान भी जो है प्रोड्यूसर है और किसान जो उत्पन्न करता है, श्रृंखला के शेष लोग यानी जो उसके पीछे खाने पीने वाले लोग हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं। यानी ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि अगर जो है समाज जो है एक फूड जो है चेन है यानी खाद्य श्रृंखला है, तो उसमें किसान जो है क्या है? किसान जो है एक प्रोड्यूसर है जिसको हम सबसे प्राथमिक स्तर पर रखते हैं और प्रोड्यूसर के बिना पूरा का पूरा जो है फूड चेन खत्म हो जाएगा। कोई भी बड़ा जीव जंतु नहीं बचेगा अगर नीचे से उत्पादन बंद हो जाए। इसलिए किसान का जो है इस देश में, इस समाज में सबसे ज़्यादा महत्व है और इसको जो है रेखांकित जो है किया है इन्होंने, थिरुवल्लुवर साहब ने अपने इस प्रसिद्ध कथन में। तो ये हमने ग्रामीण विकास के बारे में लोगों की बहुत सारी राय, वो ग्रामीण विकास की परिकल्पना कैसे करते हैं, उनके लिए ग्रामीण विकास की प्राथमिकताएं कैसी हैं, उन्होंने अपनी जो है परिभाषा एक बना दी, अपना जो है एक विचार बना दिया, ये हमने देखा। अब हम जो है ग्रामीण विकास का अभिप्राय क्या है, यानी इसकी मीनिंग क्या है, इससे हम क्या तात्पर्य निकालते हैं। तो ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है, वहीं दूसरी ओर बृहत सामाजिक कायाकल्प भी करना है। तो यहां पर दो बातें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। पहला बात क्या है? ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है। तो आर्थिक विकास तो करना ही है, क्योंकि विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो आर्थिक विकास है।
और दूसरी ओर बृहत सामाजिक कायाकल्प करना है, यानी उनका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। वो एक समाज के तौर पर बहुत अच्छी पहचान के साथ उभरें और जैसे एक शहरी जीवन है उसकी बराबरी वो कर सकें, वो अपने आप को कहीं भी किसी तरह से कमतर ना आकें। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है, यानी एक वाइड टर्म है, व्यापक शब्द है जिसको छोटी मोटी परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़े हुए हैं। इन्होंने क्या कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों पर, यानी ग्रामीण व्यवस्था जो है उनके जो वो पार्ट्स हैं, उनके जो घटक हैं, उस पर वो ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। अतः ग्रामीण विकास एक बहुआयामी यानी मल्टी डायरेक्शनल, इसकी कोई एक दिशा नहीं है कि हम एक तरफ चल पड़े, हमने ये केवल डिसाइड कर लिया कि हम कृषि का विकास कर देंगे तो ग्रामीण विकास हो जाएगा, या हम जो है गांव में सबको शिक्षित कर देंगे, 100% साक्षरता ला देंगे तो एक गांव विकसित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको शिक्षा भी देनी पड़ेगी, आपको कृषि का विकास करना है, आपको वहां पर जो है लिंक करके सड़कें भी जोड़नी है, संचार के साधन बढ़ाने हैं, टेलीकम्युनिकेशन वहां पर बढ़ाना है, इंटरनेट भी ले जाना है। यानी क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है। आपको सर्वांगीण जो है विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, हर पहलू पर जो है विचार करना पड़ेगा, जिसका विश्लेषण 2 दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया है। तो ये जो बहुआयामी अवधारणा है इसके 2 दृष्टिकोण है। एक क्या है, एक संकुचित दृष्टिकोण है और दूसरा जो है व्यापक दृष्टिकोण है। तो ये दृष्टिकोण, इनसे हम क्या आशय समझते हैं? संकुचित दृष्टिकोण का यहाँ पर आशय क्या है? इससे ग्रामीण विकास का तात्पर्य यह है कि विविध कार्यक्रमों यथा कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामीण हस्तकला, ग्रामीण क्षेत्र की मूल संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना। यानी इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने बस ये सोचा, संकुचित दृष्टिकोण वालों ने, कि अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वहां की कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामीण हस्तकला, ग्रामीण क्षेत्र की जो मूल संरचना है उसका विकास कर दिया जो है तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। यहीं पर उसके उलट दूसरी अवधारणा क्या है, जिसको हम बृहत दृष्टिकोण कहते हैं, यानी व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इसका आशय है कि ग्रामीण जनता के जीवन में गुणात्मक उन्नति करनी है, यानी उनकी जो है लाइफ की क्वालिटी जो है हमको सुधारनी है। उनकी जीवन में गुणात्मक उन्नति करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना। यानी जो बृहत दृष्टिकोण है वो ये सोचता है कि अगर हमको ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है तो हमको संकुचित दृष्टिकोण में जो केवल हमने अर्थव्यवस्था पे फोकस किया कि वहाँ कृषि और पशुपालन और उससे संबद्ध चीज़ें सुधर जाएं और उसके सुधरने से ही वहाँ पर विकास हो जाएगा, इस अवधारणा को हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको उनका राजनीतिक उन्नयन भी करना, यानी हम वहाँ पर जो प्रजातंत्रीय प्रणाली है, गणतंत्रीय प्रणाली है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें भी उनको जो है सक्रियता से योगदान कराना है, जिससे वो अपने आप को राजनीतिक रूप से भी सशक्त और जो है मजबूत समझें। उनका हमको सामाजिक रूप से भी जो है उन्नयन करना है, सांस्कृतिक तौर पे भी उनका उत्थान करना है। मान लीजिए जो है कोई गांव है या जनजातीय गांव है, वहाँ पर जो है उनकी कोई जो है बहुत ही दुर्लभ कला है जो विलुप्त हो रही है, विलुप्ति की कगार पे है, तो उसको जो है अगर हम उभारते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उस कला को जीवित रखते हैं, साथ में उस कला को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको फैलाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह से उनका सांस्कृतिक विकास भी हुआ। उसके अलावा प्रौद्योगिकी जो आज के समाज में, आज के जीवन में बहुत जरूरी है, बिना टेक्नोलॉजी के जो है विकास की पूर्ण कल्पना नहीं की जा सकती है। और साथ में संरचनात्मक जो है, यानी वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज भी होना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है वहाँ पर जो है सड़कें बननी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए,
गांव में जो है स्कूल होने चाहिए, सामुदायिक केंद्र होने चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वहाँ पर और सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये बृहद दृष्टिकोण जो है ये कहता है कि हम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और संरचनात्मक सभी प्रकार का परिवर्तन वहाँ पर करेंगे। अब ग्रामीण विकास वैसे तो बहुदिशीय कार्यक्रम है, हमने बताया कि उसका एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर हम एक जो है त्रिदिशीय विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका जो है ट्राई डायमेंशनल यानी त्रिदिशीय उद्देश्य क्या है। तो यह एक विधि है, यानी ग्रामीण विकास क्या है, एक विधि है। सबसे पहला हमने क्या देखा कि ग्रामीण विकास एक मेथड है। इस मेथड में क्या शामिल है, जिसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों का सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर हम ग्रामीण विकास की कोई योजना बना रहे हैं, कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो हमको गांव के लोगों को भी उसमें शामिल करना होगा। हम यहाँ पर बैठे हुए एसी कमरे में बैठ के जो है यहीं से कोई योजना गांव के लिए नहीं अनाउंस कर सकते हैं। हमको वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जाना होगा, वहाँ के लोगों से, वहाँ की पंचायत से, वहाँ के जो प्रबुद्ध जन है गांव के, जो अच्छे जो है जानकार हैं, उनसे उस समस्या पर डिस्कस करना होगा और एक ऐसा उपाय खोजना होगा, एक ऐसा कार्यक्रम चलाना होगा जिससे गांव का वास्तविक विकास हो सके, ना कि कागजी विकास। तो पहला क्या कहता है त्रिदिशीय कार्यक्रम का कि ये एक मेथड है, ये एक विधि है। फिर यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस यानी जो चलती रहे। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत ग्रामीण संस्कृति को तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है। अब यहां पर आ गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये एक प्रोसेस है, यानी ग्राम विकास जो है एक बढ़ता हुआ आगे बढ़ने का प्रोसेस है, जिसमें परंपरागत ग्रामीण संस्कृति को और तकनीकी को, जो गांव में उपलब्ध जो है परंपरागत रूप से ज्ञान है, संस्कृति है, तकनीक है, और उसको विज्ञान के प्रयोग से जो है हम क्या करेंगे, आधुनिक बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे। तो दूसरी चीज क्या होगी, पहला हमने कहा कि ग्रामीण विकास एक मेथड है, दूसरी बार हमने कहा कि ग्रामीण विकास एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है, यह एक उद्देश्य है। तीसरा हमने क्या कहा, यह एक उद्देश्य है, यानी एक मोटिव है। तो ये मोटिव किस प्रकार से है, जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। यानी ग्रामीण विकास का सीधा सीधा मोटिव क्या है कि हम ग्रामीण जन यानी ग्रामीण जीवन, ग्रामीण लोगों की जीवन में की गुणवत्ता को सुधार सकें। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास के जो है अन्य जो है तरीके क्या हैं, यानी अन्य अर्थ क्या हैं। तो ग्रामीण विकास शब्द का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से निकाला जा सकता है। एक कार्यनीति के रूप में, यानी जो है अगर हम एक कार्यनीति विकसित करें, कार्य करने की नीति यानी जो है पॉलिसी विकसित करें, तो पॉलिसी के रूप में ग्रामीण विकास शब्द का निर्माण विशेष लोगों के समूह अर्थात ग्रामीण गरीबों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। ये किसने कहा है, ये विश्व बैंक ने कहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम एक कार्यनीति के जो है एक वर्किंग पॉलिसी के तहत सोचें, तो ग्रामीण विकास शब्द का निर्माण विशेष लोगों के समूह अर्थात ग्रामीण गरीबों, विशेष समूह कौन सा यहाँ पर, ग्रामीण गरीबों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है, जो कि विश्व बैंक ने कहा है। फिर एक संकल्पना के रूप में यानी एक हाइपोथेसिस के रूप में ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार में ध्यान रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक रूप से विकास करना। यहाँ भी लगभग वही बात कही गई है, बस जो है कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है। एक परिघटना के रूप में, तो एक परिघटना के रूप में ग्राम विकास एक विभिन्न भौतिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत घटकों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, ग्राम विकास के संदर्भ में विभिन्न भौतिक यानी फिजिकल चीजें, प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल। तो इन सब घटकों का अगर हम एक अंतःक्रिया बनाएंगे, उससे जो है ग्रामीण विकास को जो है
किया जा सकता है, ये यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है। और एक विषय के रूप में अगर हम एक सब्जेक्ट मान ले ग्रामीण विकास को, तो यह कृषि के अंतःभाग, सामाजिक व्यवहार, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन विज्ञानों की प्रस्तुति की प्रकृति है। अगर हम मान लें कि ग्रामीण विकास जो है एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, यह कृषि के अंतःभाग जो है, यानी कृषि का एक भाग हो गया, कृषि इसका एक भाग हो गया, सामाजिक व्यवहार यानी जो है सोशल बिहेवियर भी इसमें आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, प्रबंधन विज्ञानों की प्रस्तुति की प्रकृति है। तो ये विभिन्न तरीके से जो है इसके तात्पर्य बताए गए हैं। अब हमने इसकी परिकल्पना समझ ली, अवधारणा समझ ली, परिभाषा समझ ली, अर्थ समझ लिया यानी तात्पर्य समझ लिया। आगे ग्रामीण विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी ग्रामीण विकास को जब हम केंद्र में रखते हैं तो हमको क्या क्या सोचना चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो संसाधनों को जुटाना और उनका इस प्रकार आवंटन करना कि निश्चित समयावधि में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादकता और कल्याण संबंधी सेवाओं में संतुलन स्थापित हो सके। यानी जब हम ग्रामीण विकास करने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको संसाधन भी जुटाने होंगे। संसाधन को हम किस प्रकार आवंटित करें या बांटें, तो संसाधनों को जुटाना और उसका इस प्रकार आवंटन करना कि निश्चित समयावधि में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादकता और कल्याण संबंधी सेवाओं में आपस में संबंध स्थापित हो जाए। यानी उत्पादकता है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी और कल्याण संबंधी जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनमें आपस में बैलेंस होना भी जरूरी है। ये नहीं कि जो है हम वहाँ पर जो है उत्पादकता बहुत बढ़ा दें और जो है वहाँ पर जो उनके वेलफेयर की स्कीम्स हैं या जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनको बहुत कम करते हैं। हमको जो है क्योंकि एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करनी है, तो उत्पादकता और कल्याण संबंधी सेवाओं में बीच में एक संबंध या एक साम्य स्थापित करना भी जरूरी है। ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग में उपयुक्त कुशलता एवं योग्यता का विकास करना और उन समस्त साधनों को जुटाने की क्षमता उत्पन्न करना जो इस योग्यता एवं दक्षता का उचित प्रयोग कराने में समर्थ हो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रामीण रोजगार, और रोजगार के लिए क्या जरूरी है कि कौशल का विकास। अगर जो है व्यक्ति में कौशल नहीं होगा, उसको कृषि कार्यों की जानकारी नहीं होगी या किसी कुटीर उद्योग को कैसे चलाना है वो नहीं पता होगा, सहकारी संस्थाएं कैसे बनेंगी, या अगर वहाँ पर जो है एक मान लीजिए माचिस का कारखाना ही गांव में लगाया जाए या वहाँ पर एक डलिया बनाने की यूनिट लगाई जाए, वहाँ पर झोला बनाने की यूनिट लगाई जाए, तो इन सब के लिए पहले स्किल डेवलपमेंट करना होगा युवाओं का, या जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। तो ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग में उपयुक्त कुशलता एवं योग्यता का विकास करना, यानी वहाँ पर कुशलता और योग्यता का विकास करना और उन समस्त साधनों को जुटाने की क्षमता उत्पन्न करना जो इस योग्यता एवं दक्षता के प्रयोग करने में सामर्थ हो। यानी स्किल डेवलपमेंट भी जो है हमारे इस ग्रामीण विकास का एक प्रमुख अंग है। ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और इस बात का उचित प्रबंध करना कि उन्हें विभिन्न उत्पादकता और कल्याण संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो जाएं। तो ग्रामीण और कमजोर वर्गों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यानी अगर उनके पास संसाधन नहीं है कुछ भी शुरू करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट लगता ही है, और वो इनपुट या उसको हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अगर उनके पास नहीं होगा तो अपना वो कार्य नहीं प्रारंभ कर पाएंगे। तो पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और व्यवस्था करना, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की, और इस बात का उचित प्रबंध करना यानी मैनेजमेंट करना कि उन्हें विभिन्न उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और कल्याण संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो जाएं। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, साधन, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, दूरसंचार, परिवहन, बैंक आदि का विस्तार ग्रामीण विकास का परिचायक है। तो जो हमने आधारभूत संरचना का विकास या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की गांव में बात की थी, उसके अंतर्गत जो है ये सभी चीज़ें आती हैं। सामाजिक सेवाओं में जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा है तो वहाँ स्कूल होने चाहिए, केवल प्राइमरी नहीं माध्यमिक भी होने चाहिए। माध्यमिक के बाद जो है भले उस गांव में नहीं तो आसपास जो है 5-10 किलोमीटर में कोई ना कोई जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
पेयजल की उपलब्धता, स्कूल होने चाहिए, दूरसंचार के साधन होने चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से जनधन खाते खुले हैं, तो गांव-गांव में जो है बैंकिंग सिस्टम जो है तेजी से पहुंचा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत गांव के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शब्दों में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, भूमि की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता के बीच ग्रामीण विकास हमारी अर्थनीति का महत्वपूर्ण अंग है। यानी उन्होंने कहा था कि हम जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि उनका ये जो कथन है वो पंचवर्षीय योजनाओं के ही संदर्भ में है। जब उन्होंने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो भूमि की सीमितता, यानी भूमि तो सीमित है हमारे पास, क्योंकि मान लीजिए भूमि कहीं पर है तो वो उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर बंजर भूमि है, ऐसी भूमि है जिसका हम कृषि के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे, तो हम जो है बंजर भूमि विकास के कार्यक्रम चलाकर जो है उसको जो है उत्पादक भूमि बना सकते हैं। तो भूमि की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता, दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारी जनसंख्या अधिक है और लगातार हम बढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या है, इसके बीच जो है ग्रामीण विकास हमारी अर्थनीति यानी हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका तात्पर्य तो आपको समझना ही, लेकिन ये कोट जो है ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जरूरी है। अब ग्रामीण विकास की संकल्पनाएं क्या हैं, किस तरह से जो हम ग्रामीण विकास को वास्तव में कार्यान्वित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राथमिक उद्देश्यों की बात करते हैं कि अगर हम ग्रामीण विकास को टारगेट कर रहे हैं तो इसके हमको प्राथमिक उद्देश्य यानी हमारे जो प्राइमरी गोल है या हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये जो है आप जानते हैं ये सबसे आदमी की, चाहे वो गांव का गरीब आदमी हो या शहर का गरीब आदमी हो, दुनिया के किसी कोने में रहता है, ये तीन चीज़ें जो हैं उसकी सबसे बेसिक नीड है, जिसके बिना जो है एक सम्मानजनक जीवन की जो है एक मानवीय जीवन की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, और उसमें शिक्षा और रोजगार, ये जो है दो चीज़ें और जुड़ जाएं तो ये हमारी सबसे बेसिक नीड्स हैं। यानी हमको भोजन मिल रहा है, हमारा पोषण हो रहा है, हम कपड़ा पहन पा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है यानी हम सामाजिक रूप से जो है खड़े हो पा रहे हैं, हमारे पास छत हो, मकान हो जिसके अंदर हम रह रहे हैं, यानी हम जो है बेघर नहीं हैं, हम जो है निर्वासित जीवन या जो है हम सड़कों पे जीने के मजबूर नहीं हैं। उसके अलावा ये तो मानव की बिल्कुल प्राथमिक जो है आवश्यकताएं हो गई। उसके बाद हम शिक्षा को ले आते हैं, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने कहा कि बिना शिक्षा के जो है मनुष्य नहीं होता। यानी अगर हमारे अंदर सामाजिक चेतना का विकास होना है तो शिक्षा जो है उसकी पहली कड़ी है। शिक्षा जो है, शिक्षित व्यक्ति होना जरूरी है, और अगर वो शिक्षित है तो उसको अपना अर्थ कमाना है यानी अपना रोजगार कमाना है, उसको नौकरी करनी है, उसको अपने परिवार का और स्वयं का भरण पोषण करना है, तो उसको रोजगार के अवसर भी मिलने चाहिए। तो ये जो है जीवन की 5 जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना तथा गरीबी को कम करना। उत्पादकता बढ़ाने से उत्पादकता कब बढ़ेगी, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं उसको जो है हम और उसके बारे में ज़्यादा जो है व्यापक योजनाएं बनाएंगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप कम होगी। दोनों जो है आपस में इंटरलिंक चीज़ें हैं। लोगों को निर्णय योजना प्रक्रिया में शामिल करना, जो बात मैंने अभी पहले कही थी कि अगर हम गांव के संबंध में कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति बना रहे हैं जिसका हमको गांव में अनुपालन करना है और हमारा लक्ष्य ये है कि हम गांव की गरीब जनता को जो है एक सम्मानजनक और एक अच्छा जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करा सकें, तो जो निर्णय की प्रक्रिया है, जो गाँवों के लिए किसी भी योजना के बनाने के लिए या गांव की किसी समस्या को सुलझाने के लिए अगर हम योजना पे कार्य कर रहे हैं तो उसके निर्णय की प्रक्रिया में जो है आम व्यक्ति को शामिल करना होगा।
और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, जिस पर गांधी जी ने भी जो है बहुत ज़्यादा बल दिया था कि अगर केंद्रित प्रशासन होगा भारत का तो भारत का जो है विकास नहीं संभव है, क्योंकि भारत जो है एक रूप राज्य नहीं है, एक रूप जो है राष्ट्र नहीं है जहां पर जो है अर्थव्यवस्था या समाज एक जैसा हो। यहाँ पर हर जो है 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे जो है आपको सांस्कृतिक, आर्थिक और जितने भी जो है पहलू हैं समाज के, सब में बदलाव दिखेगा। तो विकेंद्रीकरण जो है प्रशासन का होना चाहिए और उनको योजना और विकास की धारा से जोड़ना और समाज में सभी को एक समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक न्याय दिलाना। तो ये जो है एक समाजवादी परिकल्पना है। इसमें जो संकल्पना है कि पहली चीज, कोई भी अगर योजना बन रही है जहां पर निर्णय लिया जा रहा है समस्या का समाधान हेतु, उसमें समाज के उन वर्गों को शामिल करना जिनके लिए वो योजना बन रही है, क्योंकि उनके बिना वो योजना अच्छी तरीके से नहीं बन सकती है। प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, यानी जिसको हम पंचायती राज शासन कहते हैं, उसमें जो है लोगों की भागीदारी को बढ़ाना और योजना में विकास की मुख्य धारा से सभी को जोड़ना और सभी को एक समान अवसर प्रदान करना, ये जो है इसकी एक संकल्पना है। फिर ग्रामीण विकास को समझने से पहले विकास को समझना आवश्यक है। जिस प्रकार कुछ देशों को अन्य देशों की अपेक्षा अधिक विकसित कहा जाता है और अधिक विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों की प्रायः चर्चा की जाती है, चूंकि एक विकास क्या है, एक सापेक्षिक सिद्धांत है, यानी एक रिलेटिव संकल्पना है, रिलेटिव हाइपोथेसिस है। इसीलिए विकास की तुलना करने के लिए कुछ मापदंड तय होने चाहिए। अब ये जो आप सुनते रहे होंगे कि अमेरिका जो है, फ्रांस, रसिया, ये सब विकसित देश हैं, भारत जो है एक अल्प विकसित देश है और कई सारी और कंट्रीज हैं जिनको जो है निम्न विकसित की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो कैटेगरी बनी कैसे? कैटेगरी बनी वहाँ के विकास स्तर पे, वहाँ की जीवन के गुणवत्ता के आधार पर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो एक सापेक्षिक शब्द है, रिलेटिव शब्द है। उसका मतलब जो है अमेरिका के लिए कुछ और है, रसिया के लिए कुछ और है, भारत के लिए कुछ और है, और वहीं पर युगांडा और जो है नाइजीरिया, इथोपिया के लिए कुछ और है, जो लोग जो है भुखमरी के शिकार हैं। तो विकास क्या है? एक जो है रिलेटिव यानी सापेक्षिक संकल्पना है। और ग्रामीण विकास के समझ कुछ प्रमुख चुनौतियां और लक्ष्य क्या हैं? जो हमने पीछे पढ़ा लगभग वही चीजें यहां पर भी आएंगी, लेकिन इसको जो है एक अलग हेडिंग में यहां पर हम पढ़ते हैं। तो ग्रामीण विकास के सामने प्रमुख चुनौती क्या है? व्यापक निर्धनता, यानी वहां पर बहुत बड़े लेवल पर निर्धनता है, गरीबी है, पॉवर्टी है। फिर आय का निम्न स्तर तथा सीमित लोगों में आय का संकेंद्रीकरण। अब आय का निम्न स्तर तो है ही है, क्योंकि गांव में जो है ज्यादातर गरीब जनसंख्या है। और दूसरी समस्या क्या है? जो वहां पर अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, यानी जो वहां पर आय है वो कुछ सीमित लोगों के बीच संकेंद्रित है। और उसकी जो जड़ है वो भारत में जो है ब्रिटिश भारत में पड़ी थी, जहां पर भू राजस्व की ऐसी प्रणालियां विकसित हुई जहां पर जमींदार, महालदार ये सब जो है पैदा हुए। आगे चल के भले ही जो है कानूनन इनको खत्म कर दिया गया, लेकिन एक वर्ग जो है वो उस समय जो विकसित हुआ था, जो उस समय एक जमींदार की भूमिका में था, जो है एक प्रशासक की भूमिका था गांव में, वो आज भी जो है ऊंचे ही स्तर पे है और नीचे वाले जो है नीचे हैं, क्योंकि उनका कम विकास हो पाया। उत्पादकता या उत्पादितता का निम्न स्तर तथा पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी, यानी जो गांव में प्रोडक्टिविटी है। अब हम इसको किस संदर्भ में ले लें? चलिए कृषि के संदर्भ में बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में जो है जो पैदावार हो रही है वो कम हो रही है। पंजाब में जो है मान लीजिए गेहूं की पैदावार जो है 1 हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बहुत कम होती है। यानी हमको उत्पादकता पर भी काम करना पड़ेगा और उसके लिए जो हमको कृषि की आधुनिक तकनीकी का विकास करना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते, जमीन जितनी थी उतनी ही है और उससे जो है जोतों का आकार कम ही हो रहा है, क्योंकि परिवार अब बिखर रहे हैं गाँव में। तो हम उत्पादकता को अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम क्या, अगर हम जमीन को नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम उत्पादकता को तो बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से हमने हरित क्रांति में किया था।
उसको जो है और ज़्यादा जो है निचले लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है, जिससे जो निम्न उत्पादक भूमियां हैं या निम्न उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पर उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकते हैं। और साथ में पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी, ये भी जो है एक चिंता का विषय है। हालांकि बहुत अगर कंपैरिजन किया जाए आज़ादी के पहले से और आज आज़ादी के बाद के इतने सालों बाद, 70 साल लगभग हो रहे हैं, तो हमने प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में बहुत विकास किया है। आज हमारे पास बड़े बड़े हार्वेस्टर हैं, ऑटोमेटिक जुताई और बुआई कर देने वाली मशीनें तक हैं, सिंचाई के जो है एक से एक अच्छे मेथड हैं जिसमें कम पानी में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी इसका जो है व्यापक जो इस्तेमाल था, यानी इसकी जो व्यापक पहुंच थी वो नहीं हो पाई है, जिसको करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की अधिकता, ये भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। पोषण, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, कल्याण आदि का निम्न स्तर, ये भी जो है गांव की जो है समस्या है। प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता और औद्योगिकीकरण का निम्न स्तर और स्त्रियों के जीवन का निम्न स्तर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कृषि व्यवसाय है और उससे जो संबद्ध गतिविधियां हैं, ये अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्राथमिक क्षेत्र पर हम लोग ज़्यादा निर्भर हैं, यानी हम पूरी तरह से कृषि पर भी निर्भर हैं और औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारी जो है सोच कम है। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है, यानी इसका अगर हम उपाय सोचें कि कृषि पर निर्भरता को थोड़ा कम करके हम गांवों में जो है औद्योगिक इकाइयां जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी हों, ऐसी इकाइयों को और ज़्यादा लगा सकें, जिससे वहां पर कृषि पर निर्भरता को हम कम कर सकें। फिर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार प्रदान कर लोगों की स्थिति को सुधारना, तो इस पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना और निर्धनता को कम करना, प्रशासन के विकेंद्रीकरण द्वारा लोगों को नियोजन एवं विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, सभी को न्याय एवं अवसरों की समानता और निर्धारण करना। लगभग ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने पीछे पढ़ा उसी को एक सारांश में यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से। ग्रामीण विकास के मूल तत्व, यानी जो फंडामेंटल उसके जो है अवयव है वो क्या है और उनका लक्ष्य क्या है। असमानता, यहाँ पर असमानता का मतलब आर्थिक और सामाजिक असमानता, इसको कम करना और निर्धनता का उन्मूलन करना, लोगों के भौतिक कल्याण में जो है उनकी वृद्धि करना, यानी उनके भौतिक संसाधन भी जो है बढ़ने चाहिए। सामाजिक स्तर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण आदि में वृद्धि हो। एक क्षेत्र या देश में विभिन्न जनसमूहों के बीच विकास के लाभों का वितरण हो। प्रौद्योगिकी में प्रगति व जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। वही बात जो है जो हमने कृषि की उत्पादकता के संबंध में की, वही जो है अन्य जो है रोजगार के जो साधन हैं उनमें भी उत्पादकता में जो है वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी संस्थागत ढांचे का निर्माण करना जिसमें निर्णय लेने के सभी स्तरों में योगदान की अनुमति हो और विकास के लिए सबको समान अवसर प्राप्त करे। यानी गांव का एक आम आदमी जो है, जो गांव में जो है विकास के अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको भी जो है गांव के विकास के बारे में सोचने और उस पर अपना मत व्यक्त करने और जो निर्णय हो रहा है उस प्रक्रिया में शामिल होने की छूट मिले, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हों। अब ग्रामीण विकास के मूल तत्व एवं प्राथमिकता युक्त लक्ष्य जो है क्या निर्धारित हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे कि हम उसके लिए योजना कैसे बनाएं। तो सबसे आखिरी में हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि सबसे जो है प्राथमिक लक्ष्य हमारे क्या होने चाहिए। साक्षरता, विशेषकर नारी की साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास, यानी यहाँ पर नारी साक्षरता को हाईलाइट करना आवश्यक है, क्योंकि जो नारी है या जो महिला है वो एक परिवार में जो है, एक परिवार एक इकाई होती समाज की, और उस परिवार में जो है वो उसका सबसे ज़्यादा पोषण करने वाली जो है अंग होती है, और अपने बच्चों की जो है, अपने परिवार की प्राथमिक शिक्षिका भी नारी होती है। अगर नारी शिक्षित है तो वो परिवार निश्चित रूप से शिक्षित होगा, क्योंकि वो बचपन से ही शिक्षा जो है, भले वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं कम है, लेकिन अगर नारी शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं रहने देगी। इसलिए जो है नारी की साक्षरता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है।
स्वास्थ्य जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हो। भूमि सुधार, अगला जो है महत्वपूर्ण क्या है लक्ष्य हमारा, कि भूमि सुधार करना बहुत आवश्यक है। भूमि में सुधार होगा तो वहाँ उत्पादकता की वृद्धि होगी और जो हम कृषि के लिए यूज़ कर रहे हैं भूमि, उसका आकार भी बढ़ेगा। यानी बंजर ऊसर भूमि पड़ी हुई है तो उसको अगर जो है हम रिक्लेम करके सही कर ले रहे हैं तो हमारे पास भूमि भी बढ़ जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास करना, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अन्य आनुषंगिक गतिविधियों का विकास करना, यानी कृषि की सहायक गतिविधियां जो हैं। आधारिक संरचना जैसे बिजली, सिंचाई, ऋण सुविधा, बैंकिंग, विपणन, परिवहन सुविधाएं, ग्रामीण सड़कें, कृषि अनुसंधान, सूचना प्रसार का विकास करना, इन सब का जो है विकास करना, ये आधारिक संरचना है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा, क्योंकि अगर ऋण आप दे सकते हैं बीज खरीदने के लिए, अच्छे जो है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, उन पर सब्सिडी तो दी ही जाती है। बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विपणन का यहाँ पर कॉमर्स मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसका सही मूल्य मिल सके, उसको औने पौने दाम पर जो है किसानों को इधर उधर ना बेचना पड़े, बिचौलियों को ना बेचना पड़े। हम जो है सरकार द्वारा सर्टिफाइड मंडियों में जो है एमएसपी या उससे ऊपर के रेट में बेच सके। तो ये सभी सूचनाएं जो है बेसिक सूचना में आती हैं। उसके बाद जो है 7वां पॉइंट, निर्धनता का निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अंतिम, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विकास, यानी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में माध्यमिक, और ऐसा ना हो कि बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ के जो है फिर वो खेती बाड़ी में लग गया, मजदूरी में लग गया और उसका जो पूरा विकास होना चाहिए था, जो उसके चरित्र का और जीवन का विकास होना चाहिए था, वो क्रम वहीं पर रुक गया, क्योंकि गांव में जो है प्राइमरी स्कूल ही था। तो प्राइमरी एजुकेशन भी वहाँ पर होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा भी होना चाहिए और उच्च शिक्षा भले उसी गांव में ना हो लेकिन आसपास जो है एसेसिबल हो, जहाँ तक वो जो है छात्र पहुँच सके। ऐसा भी ना हो कि 50 किलोमीटर दूर कोई जो है डिग्री कॉलेज हो जिससे वो वहाँ पर ना जा पाए। अब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या समस्याएं हैं ये पहचान ली, हमारे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए विकास की, यानी हम किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, ये सब बातें हमने यहाँ पर कर ली। अब अगली बात आती है कि हम ग्रामीण विकास करेंगे कैसे, यानी उसके लिए हमको अगर रणनीति बनानी है तो उसके उपागम और अभिगम यानी अप्रोच और एसेस के तरीके क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम बहुत सारे उपागमों पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है और पूछा भी जा सकता है। तो एक तो हो गया बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज अभिगम। मल्टीपर्पज अभिगम क्या कहता है, नाम से ही स्पष्ट है कि एक से अधिक जिसके पर्पज हो, एक से अधिक उद्देश्य हो, एक साथ हो। जैसे गांव में समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने संगठित एवं बहुआयामी प्रयास होना चाहिए। तो जो पूरा गांव में समुदाय है उसको सामाजिक एवं आर्थिक विकास उनका अगर करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों यानी उनकी जो टेंडेंसी है और उनका बिहेवियर है उसको भी बदला जाए। उसको कैसा बदला जाएगा, जब उनके अंदर जो है शिक्षा के माध्यम से सामाजिक चेतना उत्पन्न होगी और वो जो है अपने स्वयं के बारे में जो है सोचने में अधिक सामर्थ्यवान होंगे। तो उनकी प्रवृत्तियों और व्यवहारों को भी बदलना है, उनको संगठित करना है और उसके लिए हमको बहुआयामी यानी जो है कई आयाम एक साथ जोड़कर उसका प्रयास करना। जिसका पहला उदाहरण भारत में कौन सी योजना थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी योजनाएं जिनको हम आगे जो है लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू किया गया था, तो उसका यही लक्ष्य था कि उसमें बहुत सारे आयाम यानी हमको भूमि में भी सुधार करना है, हमको गरीबी निर्धनता का उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाना है, हमको गांव में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने हैं। जब मनरेगा नहीं थी तो उससे पहले जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक हुआ करता था इसी दौर में सामुदायिक कार्यक्रम में, तो गाँव में ही जो है मजदूरों को रोजगार दिया जाता था। तो एक साथ कई सारे जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
एक जो है बहुआयामी प्रयास किया गया था। इस अभिगम को हम लोग जो है बहुउद्देशीय अभिगम कह सकते हैं। अगला क्या है? जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभिगम। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो हम ग्रामीण स्वशासन की बात करते हैं या स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, हम वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण एवं आम लोगों का जनतांत्रिक प्रणाली में सहयोग बढ़ाने का उदाहरण, जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि बहुउद्देशीय अभिगम का एक उदाहरण बताएं या निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय अभिगम कौन सा है, तो आपको क्या बताना होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मान लीजिए जो है उसमें एक और जो है ऑप्शन दिया हो, जैसे कि भूमि सुधार कार्यक्रम या अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, तो वो बहुउद्देशीय अभिगम में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, वो एक खास चीज पर फोकस करते हैं। लेकिन जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का, वो बहुउद्देशीय अभिगम है। इसी प्रकार जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभिगम की रणनीति में क्या आता है? पंचायती राज संस्थाएं, यानी आम आदमी भी जो है गांव का, जो एक ग्राम सभा का मेंबर है, वहां का एक रजिस्टर्ड वोटर है, ग्राम पंचायत में वो वोटिंग करे और ऐसी जो है गांव में पंचायत चुने जो गांव की जो है अच्छे विकास के बारे में निर्णय ले सके। अगला लक्ष्य समूह अभिगम, यानी टारगेटेड ग्रुप्स। अब इस टारगेटेड ग्रुप्स में क्या करना है? यानी कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो लक्ष्य क्या? एक विशेष ग्रुप पे, एक विशेष वर्ग पे। मान लीजिए कोई एरिया है, वहां पर एक विशेष जनजाति रहती है, जैसे मान लीजिए लखीमपुर खीरी में जो है थारू जनजाति है। अब हमको पता है कि ये 20 गांव हैं, यहाँ पर जो है थारू जनजाति निवास करती है और वो जो है आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो अगर हमको उनके लिए कोई योजना बनानी है, थारू विकास कार्यक्रम एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो अभिगम होगा या उपागम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो लक्ष्य समूह अभिगम के अंतर्गत आएगा। यानी हम एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, एक विशेष ग्रुप को। तो इसी प्रकार से ग्रामीण समाज में विकास में विसंगतियों को पहचान कर विशेष रूप से चिन्हित समूह, यानी हमने एक समूह को टारगेट कर लिया, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कौन कौन से समूह हो सकते हैं? भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं, ग्रामीण महिलाएं हो सकती हैं, छोटे किसान हो सकते हैं, जनजातियां हो सकती हैं, अशिक्षित आबादी हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है टारगेटेड ग्रुप्स हैं, क्योंकि हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं या योजनाएं तो बनाते ही हैं, किसी भी, चाहे गांव का विकास हो चाहे शहर का विकास हो। लेकिन जहां पर एक लक्ष्य हमारा जो है, एक ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हावी है, यानी आबादी में ज़्यादा है, वहां पर हमको कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाने होंगे, तभी जो है हम उनको सही से टारगेट कर पाएंगे, उनके लिए जो विशेष योजनाएं चलाकर उनका हम उत्थान कर पाएंगे। तो इस तरह का अभिगम या रणनीति क्या कहलाती है? लक्ष्य समूह अभिगम कहलाता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अभिगम का जो है एक और समानार्थी शब्द क्या है? रणनीति हम जो है कह सकते हैं। फिर क्षेत्रीय विकास अभिगम। क्षेत्रीय विकास क्या है? मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई पठारी क्षेत्र है, कोई तराई क्षेत्र है और कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र उसको कह लें। तो यहाँ क्या हुआ? चारों जगहों की भौतिक दशाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब ये भौतिक दशाएं बिल्कुल अलग हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो योजनाएं हमको चलानी है या जो वहाँ पर हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो हमारी मरुस्थल क्षेत्र की नहीं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अगर हमको कोई योजना बनानी है तो वो उत्तर प्रदेश के जो है किसी गांव की योजना से मेल नहीं खा सकती, क्योंकि पूर्वोत्तर की कंडीशन अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इस तरह के विकास के लिए हम जब कोई अप्रोच अपनाते हैं, कोई अप्रोच जो है हम निर्धारित करते हैं, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्षेत्रीय विकास कहते हैं, रीजनल डेवलपमेंट एसेस कहते हैं। यानी क्षेत्र की विषमताओं, यथा पहाड़ी, पठारी, रेगिस्तानी, बंजर, जनजाति बहुल है, मैदानी है, जब हम इनके लिए कोई विशेष रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति को हम क्षेत्रीय विकास अभिगम कहते हैं। आगे चलते हैं। एक जो है शुरुआत में, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग का गठन, ये सब प्रोसेस में था ही जो है, और भारत बस अंग्रेजों से मुक्त ही हुआ था, लेकिन आर्थिक सामाजिक रूप से जो है
अंग्रेजों की छाप पूरी तरह से जो है भारतीय समाज पर दिखती थी, उसी तरह से गरीबी, उसी तरह से असमानता जो है, और एक समाज में जो है, एक देश में निराशा का भाव था। बस एक ही खुशी थी कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर जो है विदेशियों का शासन नहीं है, हम औपनिवेशिक शासन से बाहर आ चुके हैं। तो एक संकल्पना लोगों ने, कुछ समाजशास्त्री थे उस समय, उन लोगों ने जो है विचार विमर्श किया कि क्यों ना हम अर्थव्यवस्था में जो है इतना ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कर दें, और ग्रोथ ऐसी हो जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को कवर कर ले। फिर क्या होगा, वो जो ग्रोथ होगी, जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, वो छन छन कर जो है समाज के सबसे निचले स्तर पर जो व्यक्ति है उस तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो हालांकि एक दुस्साहस कहा जाएगा अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि इस तरह की जो है रणनीति या इस तरह का अभिगम बनाना जो है, सोचना भी आज संभव नहीं है, क्योंकि ये एक अपने आप में फेल रणनीति है, एक जो है निष्फल जो है रणनीति है। तो इस रणनीति को भी बनाया गया था और ये बाद में फेल हुई। इसको नाम दिया गया था अधोमुखी रिसाव या ट्रिकल डाउन अभिगम। इसका मूल मकसद क्या है कि अगर हमको जो है मान लीजिए ऊपर से हम बरसात करते हैं, बहुत बड़ा जंगल है, तो ऊपर पहले जो है छायादार वृक्ष हैं जो काफ़ी जो है अपना डायमीटर घेरे हुए हैं, और नीचे छोटी छोटी जो है घास हैं। तो पानी बरसा, अधिकतर पानी जो है ऊपर जो है बरसा, उसके बाद उससे रिस रिस कर पानी जो है धरातल पर भी आ गया। यानी अगर हम ऊपर विकास करेंगे तो वो अपने आप नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन पानी के संदर्भ में एक अलग बात है, क्योंकि पानी की प्रवृत्ति है कि उसको नीचे ही सेटल होना है, वो ऊपर नहीं रुक सकता है। पत्ते पर भी रुकेगी तो एक दो बूंद रुकेगी, नहीं तो पानी की प्रवृत्ति है कि वो जमीन पर पहुंचेगी ही और नीचे जमीन को तर कर देगी। तो वहां पर तो ये सिद्धांत फिट नहीं होता। लेकिन विकास के लिए अगर ये सोचना कि हम जो है पूरी राष्ट्रीय आय को एक साथ बढ़ा दें, नेशनल इनकम में इतना ज़्यादा हम पैसा जोड़ दें, जीडीपी ग्रोथ को हम बहुत ज़्यादा हाई कर दें, और उसके बाद जो है जो गांव में या जो है जो व्यक्ति रह रहा है सबसे निचले स्तर पर जो है, वहां तक छन छन कर जो है रिस रिस कर जो है अर्थव्यवस्था का परिणाम, यानी जो आर्थिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका परिणाम जो है गरीब व्यक्ति को भी अपने आप मिल जाएगा छन छन कर, तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, एक असमान ग्रोथ हो जाएगी। अगर हम ऊपर से जो है कोई अर्थव्यवस्था में बदलाव करते हैं, एकदम से हम व्यापक राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए बहुत अभूतपूर्व प्रयास कर दें, तो उसमें क्या होगा, जो पूंजीपति हैं, जो अमीर हैं, जिन लोग की पहुंच है वहां तक, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और जो नीचे विकास पहुंचेगा वो बहुत नाम मात्र का होगा। यानी जो एक समाजवादी विकास की संकल्पना है वो वहां पर ध्वस्त हो जाएगी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी धारणा थी कि देश के कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से उसका लाभ स्वतः निचले स्तर के व्यक्तियों को पहुंचेगा, परंतु यह एक असफल धारणा रही। इसके बाद यह सिद्ध हुआ कि निचले स्तर पर जागरूकता, सामाजिक आर्थिक माध्यम से ही ग्रामीण विकास के लक्ष्य को बेधा जा सकता है। जब ये जो है तरीका, रणनीति, अभिगम फेल हो गया, तब ये समझ में आया कि निचले स्तर पर जागरूकता और सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे तो वो नीचे से ऊपर पहुंचेगा, और तभी जो है एक जो है समाजवादी संकल्पना जो विकास की है कि पूरे समाज में जो है समान रूप से विकास फैल सके, वो जो है हासिल किया जा सकेगा। अगला अभिगम क्या है, अगला तरीका जन सहभागिता अभिगम। ये क्या कहता है, ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना, यानी लोगों का उसमें सहभाग बढ़ाना। कुल जन सहभागी का मतलब कि सबका पार्टिसिपेशन हो, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि केंद्रीकृत ना होकर विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली हो, और सबका जो है उसमें बराबर का सहयोग हो। विकास की प्रक्रिया से अछूते वंचित समूहों को भी सहकारी समितियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, संयुक्त समितियों के माध्यम से विकास की मुख्यधारा में जोड़ना ही समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। तो यानी अगर हमको एक समावेशी विकास करना है,
समाज में एक समाज विकास करना है तो हमको सभी को एक साथ लेकर चलना होगा, सबको एक साथ जोड़ के चलना होगा। और उसमें जो है जो वंचित समूह हैं, जो विकास प्रक्रिया से छूते हैं, उनको सहकारी समितियों के माध्यम से, पंचायत समितियों के माध्यम से, स्वयंसेवी संयुक्त और जो संयुक्त समितियां बनाई जाती हैं, इनके माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। ये किस प्रकार की अभिगम हो गया, इसको हम कहेंगे जन सहभागिता अभिगम। आगे चलते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम 1970 तक विभिन्न कार्यक्रमों की असफलताओं के बाद, यानी 1970 तक बहुत सारे देश में प्रयोग हुए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, कई तरह की आर्थिक सामाजिक योजनाएं चलाई गई, लेकिन सबका परिणाम यही देखा गया कि चूंकि उनमें समावेशी प्रकृति नहीं थी विकास की, उनका लक्ष्य जो था वो ज़्यादातर जो है सिंगल हैंडेड या सिंगल टारगेटेड था, किसी एक खास चीज़ को टारगेट करके वो सब योजनाएं थी, इसलिए वो एक के बाद एक फेल होती गई। फेल शब्द अच्छा नहीं है, एक के बाद जो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि फेल होना तो होता है कि पूरी तरह से फेल हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही। यानी 1950 से लेकर 1970 तक 20 सालों में जो हमको विकास प्राप्त करना चाहिए था, विकास का स्तर, वो हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम की परिकल्पना ने जन्म लिया। इसने क्या कहा, 1970 तक विभिन्न कार्यक्रमों की असफलताओं के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण विकास के लिए समन्वित विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिसमें ग्रामीण जनजीवन के विभिन्न पहलुओं यथा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी को एक साथ समन्वित करके, एक साथ मिलाकर करके ही योजनाएं बननी चाहिए। यानी हम कोई भी योजना बनाएं तो उसमें हमारा जो ध्यान है वो ये होना चाहिए कि वो प्रयास या वो योजना समन्वित होनी चाहिए, जो एक साथ कई चीज़ों को हिट करे। ऐसा नहीं है कि हमने केवल शिक्षा को विकास कर दिया या केवल आर्थिक विकास कर दिया या केवल जो है सांस्कृतिक विकास कर दिया तो सर्वांगीण विकास संभव है। जब तक इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी घटकों को एक साथ मिलाकर योजना नहीं बनेगी, तब तक जो है हम समन्वित या एकीकृत ग्रामीण विकास नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अंतिम चरण पर आज के लेक्चर के। अब हमने अभिगम भी देख लिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए, किस तरह से हम सोच सकते हैं, कौन कौन सी जो है अभिगम या उपागम हम कर सकते हैं। अब आखिरी में हम आते हैं कि ग्रामीण विकास की शोध प्रणालियाँ क्या हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है इसलिए इसको जो है कवर करना जरूरी है। हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए। तो शोध प्रणालियों के बारे में पहले कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी जो है रिसर्चर है, उनके विचार देख लेते हैं। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा हमें नए तथ्यों की खोज, यानी सामाजिक अनुसंधान मतलब सोशल रिसर्च, जिसमें ग्रामीण विकास भी आ जाता है, शहरी विकास भी आ जाता है, हर तरह का विकास आ जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान अगर हम करने जा रहे हैं तो उसमें हम नए तथ्यों की यानी फैक्ट्स की खोज करेंगे, पुराने तथ्यों का सत्यापन करेंगे। जो पुराने तथ्य हमारे पास हैं उसको हम फिर से वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सही हैं, गलत हैं या किस प्रकार के हैं। उनकी क्रमबद्धताओं तथा अंतर संबंधों का और कार्य कारण व्याख्याओं का तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले स्वाभाविक नियमों की विधिवत खोज के रूप में हम कर सकते हैं। तो एक परिभाषा हो गई, थोड़ी सी जटिल है, चलिए इसको हम आसान करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं इन शब्दों को। तथ्यों की खोज आप समझ गए कि हम फैक्ट्स की खोज करते हैं, नए फैक्ट। मान लीजिए हमको कोई ग्रामीण विकास करना है तो उस क्षेत्र में हम गए, वहाँ क्या समस्याएं हैं, यानी हम वहाँ पर फैक्ट्स की खोज कर रहे हैं। फिर पुराने तथ्यों का सत्यापन, यानी पहले वहाँ क्या हिस्ट्री रही है, पुराने तथ्य क्या थे, वहाँ पर जो योजनाएं शुरू की गई वो क्यों फेल हो गई, तो हम उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी उसका हम सत्यापन कर रहे हैं। दो चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उनकी क्रमबद्धताओं, यानी वहाँ पर जो भी फैक्ट्स हमको हमारे पास हैं
उनमें आपस में क्या कनेक्शन है, वो सीरियली अरेंज्ड हैं या वो बिखरे हुए हैं, उनकी जो है दिशा क्या है, एक दिशा है या बहुदिशीय हैं, तो उनकी जो क्रमबद्धता है, उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। क्योंकि अगर कई सारे फैक्ट हैं तो उनको एक क्रमबद्ध होना जरूरी है अगर आपको जो है किसी सही निष्कर्ष पे निकलना है। तो उनकी क्रमबद्धताओं तथा अंतर संबंध, क्रमबद्धता यानी सीरियल, अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन, यानी वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं। फिर कार्य कारण व्याख्याओं, तो वहाँ पर कार्य कारण यानी हमको जो कार्य करना है उसका कारण क्या है, या जो कारण है उसके लिए हमको क्या कार्य करना है, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने का मतलब लिमिटिंग फैक्टर, कि अगर हमारे सामने समस्या है कोई तो उनकी लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं, उनकी हमको पहचान करनी है। तो जब इन सब स्वाभाविक नियमों की विधिवत खोज के रूप में हम कर सकते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एक जो है सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। C.A. मोजर के अनुसार, C.A. मोजर ने क्या कहा, सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान कहते हैं। तो इनकी परिभाषा थोड़ा सा आसान है अपेक्षाकृत। इन्होंने क्या कहा, सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं की समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान कहते हैं। यानी जो पहले अनुसंधान हुए थे उनके ही परिप्रेक्ष्य में हम नया ज्ञान प्राप्त करें कि अब क्या समस्याएं हैं, उनके बीच आपसी संबंध क्या है, उनका हल कैसे निकाल सकते हैं। इन सब को जो हम करेंगे तो ये जो है सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान कहलाएगा। अब जो ग्रामीण एवं सामाजिक अनुसंधान है इसकी विशेषता और प्रक्रिया क्या है, इसको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति यानी एक साइंटिफिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कक्षा 5, 6, उसके 8, 10 हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि वैज्ञानिक एक निश्चित पद्धति होती है विज्ञान की। हम पहले प्रेक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं किसी चीज़ का। जैसे हम गए तो हमने देखा गांव में जो है पानी की बहुत समस्या है, तो हमने वहाँ पर प्रेक्षण किया कि पानी की समस्या क्यों है, तालाब सूखे हुए हैं, जो है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, नलकूप नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, कोई बड़ा जलाशय नहीं है। तो हमने ये प्रेक्षण किया, हमने कुछ तथ्य जुटाए, फिर तथ्यों का विस्तृत अवलोकन किया कि आखिर वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हमको ये भी पता चला कि वहाँ बरसात कम होती है क्योंकि वो अनावृष्टि क्षेत्र में आता है। दूसरा हमने देखा कि जो है वहाँ पर जो है पानी बरसता तो है लेकिन वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पर जो तालाब हैं या पोखर हैं वो उथले हैं, यानी उनकी जो है जो धरातल है वो बहुत ऊपर आ गया, उथले हो गए, गहरे नहीं रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जान ली अवलोकन करके, और फिर हमने वर्गीकरण किया समस्या का। हमारे सामने समस्या क्या है कि वहाँ पर गांव में पेयजल सुविधाएं और बाकी जल की जो है समस्या है। तो हमने जो है इसका जो है जब हमने अवलोकन कर लिया तो हमने वर्गीकरण किया, यानी हमने अपनी समस्या को क्लासिफाई कर लिया कि हमको पेयजल के लिए क्या करना है और सिंचाई के लिए क्या करना है। दो अलग अलग भागों में उसको हमने बांट लिया। फिर उसका हमको विवेचन करना है, उसकी जितना भी हमने फैक्ट इकट्ठा किया है उसकी हमको एनालिसिस करनी है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम कोई प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग को हम आजमाएंगे, अगर वो सफल हुआ तो उसके लिए जो है हम एक जो है कार्यनीति बना देंगे। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति हो गई। सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं से संबंधित डाटा एवं सूचना एकत्र करना, ये भी जो है इसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो भी वहाँ पर सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं या घटनाएं इनको कह लीजिए, इनसे संबंधित हमारे पास जो है डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सांख्यिकी भी जो है किसी भी समस्या के समाधान में जो है एक अपना बहुत अहम रोल करती है। तो अगर हमको सांख्यिकी की कसौटी पर जो है किसी समस्या को लाना है तो हमारे पास बहुत ही अच्छा डेटा होना चाहिए कि जो है अगर कोई समस्या है या मान लीजिए वहाँ उर्वरकता की कमी है, किसी गांव में ज़्यादातर ज़मीन बंजर है, तो क्यों बंजर है। तो पहले हम वहाँ पे मिट्टी के नमूने लेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर मिट्टी में क्या कमी है,
ये कमी क्यों हुई, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लगातार कौन सी फसलें उगाई जाती थीं। या ऐसा तो नहीं कि फसल चक्र का पालन ही नहीं किया गया, एक ही फसल को जो है लगातार कई सालों तक उगा दिया गया और एक खास मिनरल या खास न्यूट्रिएंट की जो है मिट्टी में कमी हो गई। तो डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी रिसर्च में। नए तथ्यों की खोज और पुराने का सत्यापन करना, जिसके बारे में हमने ऊपर बात कर ली कि हम नए फैक्ट तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो फैक्ट थे उसका हमको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि वो सही थे कि गलत थे, क्योंकि उसके आधार पर अगर कोई योजना बनी थी वो फेल हो गई तो क्यों फेल हो गई। तथ्यों के संबंध में कारण एवं परिणाम के आधार पर स्पष्ट करना, जो तथ्य हैं हमारे सामने आए उनका कारण और उनमें जो है उसका जो परिणाम हुआ उसका आपस में जो अंतर संबंध है उसको जानना। फिर सामाजिक अनुसंधान के रूप। अब ये तो जो है मूल विशेषताएं हो गई सामाजिक अनुसंधान की कि हमको ये चीजें चाहिए। सामाजिक अनुसंधान कितने तरीके से करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का मतलब ग्रामीण, यहाँ पर ग्रामीण अपने आप जोड़ लीजिए शब्द। तो एक तो शुद्ध अनुसंधान का मेथड है, यानी जिसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं। दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान यानी फंक्शनल रिसर्च। अब तीनों को हम अलग अलग समझ लेंगे, यही हमारी शोध प्रणालियां हैं। तो सबसे पहले मौलिक, सैद्धांतिक या विशुद्ध अनुसंधान, जिसको हम प्योर रिसर्च कहेंगे। तो सैद्धांतिक शब्द ही से जानते हैं कि हमको एक सिद्धांत पता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें बौद्धिक, ज्ञानात्मक, शैक्षणिक महत्व वाला अनुसंधान होता है। यानी जो सैद्धांतिक अनुसंधान होता है या जिसको हम प्योर रिसर्च यहाँ पर कह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो आपके जो है बौद्धिक ज्ञान के लिए, मुख्य जो है नॉलेज के लिए और शैक्षणिक महत्व के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं उनको हम जो है सैद्धांतिक, मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान की श्रेणी में डालते हैं। यानी अगर हमको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको बस एक रिसर्च ये करनी है कि किसी गांव में कोई ज़मीन बंजर हो गई तो क्यों हो गई और इसका हम उपयोग क्या करना है, हमको पीएचडी करनी है, हमको एक थीसिस लिखनी है जिससे जो है हम जब सबमिट करें तो हमारी जो है पीएचडी हमको अवार्ड हो जाए। हमारा उद्देश्य बस इतना है, यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना है और हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो इसका शैक्षणिक उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार का रिसर्च क्या कहलाता है, इसको विशुद्ध अनुसंधान या सैद्धांतिक अनुसंधान कहेंगे। फिर एक दूसरा रिसर्च होता है जिसको हम व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, यानी अप्लाइड, यानी हम व्यवहार में भी उसको लाएं, जो हम कर रहे हैं वो व्यवहार में दिखे। तो समस्याओं या जीवन के व्यवहारिक पक्ष, किस तरह से जीवन के व्यवहारिक पक्ष क्या है, समस्या यानी ग्रामीण परिवेश में गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य आदि से संबंधित होते हैं। यानी जो जीवन के व्यवहारिक पक्ष हैं जिनको हम अप्लाइड कहते हैं, जिसमें जो है गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, ग्रामीण विकास आ जाता है, पर्यावरण का प्रदूषण है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च जो है इन सभी क्षेत्रों में की जाती है। तीसरे तरह की रिसर्च है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम फंक्शनल रिसर्च कहते हैं। फंक्शनल रिसर्च क्यों की जाती है? फंक्शनल रिसर्च इसलिए की जाती है कि हमको एक समस्या पता है, अब इस समस्या का हम समाधान निकालना है तो उसके लिए हमको एक नीति बनानी पड़ेगी। नीति बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जो है कुछ बेसिक, हमारे पास जो है डेटा होने चाहिए, कुछ अनुसंधान होना चाहिए। तो जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए कोई नीति निर्माण के लिए कोई जो है रिसर्च करते हैं, उसको हम जो है क्रियात्मक अनुसंधान या फंक्शनल रिसर्च कहते हैं। यानी वे अनुसंधान जो किसी सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए, किसी भावी योजना को तैयार करने के लिए किए जाएं, वे जो है क्रियात्मक अनुसंधान में आते हैं। अब आखिरी में हम क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि हमको ग्रामीण विकास करना है, तो ग्रामीण विकास जो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान में ही आएगा। क्योंकि हमारे पास एक समस्या है जिसके लिए हमको एक योजना बनानी है, तो हम जो है फंक्शनल रिसर्च करेंगे। फंक्शनल रिसर्च में प्रमुख चरण क्या होंगे? समस्या का चुनाव एवं उसके विभिन्न आयामों की जानकारी। हमको एक समस्या को चिन्हित करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उस समस्या के कारण क्या है, उसके कारण कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हमको यहाँ पर पता करना है। तो पहला चरण पूरा हो गया। उसके बाद
जो हमको आयामों से जानकारी मिली है उससे हमको समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण करना है, यानी जो कारण पता चले हमको उसकी हमको एनालिसिस करनी है। उसके बाद हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। प्राकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। किसी भी समस्या के लिए जो या किसी भी घटना परिघटना के लिए अपने दिमाग में एक कल्पना बनाना जो अभी सत्यापित नहीं हुआ है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, ये नहीं पता है। केवल हम एक माइंड मेकअप कर रहे हैं, दिमाग में अपने एक जो है एक विचार बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब हाइपोथेसिस का जो है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणन हो जाता है तो वो सिद्धांत बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या की, एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया और उसका जो है परीक्षण किया। परीक्षण मतलब उसकी टेस्टिंग की कि वो सही है कि गलत है। उसके लिए हमने थोड़ा प्रयोग किए, थोड़े अनुसंधान किए। फिर समस्या उपचार की संभावनाओं पर विचार किया हमने कि जो समस्या है उसका निदान करने की क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। समस्या निराकरण के प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया। हमको गांव में गरीबी हटानी है, तो गरीबी कोई पत्ता तो है नहीं जमीन में पड़ा हुआ जिसको हमने फूंक दिया और वो उड़ जाएगी। तो गरीबी हटाने के लिए हमको कई सारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो हमको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि हम जो गरीबी के उन्मूलन के लिए योजनाएं बना रहे हैं उसमें पहला काम क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, चौथे स्टेप पे क्या करेंगे और अंतिम चरण में क्या काम करेंगे। तो हमको चरणबद्ध रूप से जो है एक क्रमबद्ध तरीका निकालना होगा, यानी हमको अपनी प्राथमिकताओं की प्रायोरिटीज का जो है एक क्रम सेट करना होगा। निराकरण के तरीकों का क्रियात्मक मूल्यांकन करना होगा और क्रियान्वयन करना होगा। फिर हमने प्राथमिकता वगैरह सब बना ली। अब हमने जो तरीका खोजा है, जो हमने योजना बनाई है, उसका क्रियात्मक यानी फंक्शनल रूप से हमको उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने सुना होगा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट क्या है, क्रियात्मक मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए हमको किसी क्षेत्र में जो है कोई समस्या दूर करनी है, तो सबसे पहले जो है हम एक छोटी आबादी को टारगेट करके वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। वहाँ पर हमने 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 साल जो है उस योजना को चलाया। फिर हमने उससे जो है रिजल्ट प्राप्त किए कि आखिर हमने एक सीमित क्षेत्र में जो योजना चलाई थी वो कितना सफल रही। ये उसका क्रियात्मक मूल्यांकन है। और इसी जो प्रोजेक्ट होता है इसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं कि किसी स्थान विशेष पर जो है किसी जो है योजना का परीक्षण करना। और जब हम उसमें सफल हो गए, मान लीजिए हमने 100% या 90% जो है मूल्यांकन कर लिया कि हाँ ये योजना काम कर रही है, तो हम उसका क्रियान्वयन कर देंगे, यानी उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। आखिरी चरण वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाना। जब हम इतना सब कर लिए, योजना भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गई, तो हमको क्या करना, हमको उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हमको देखते रहना है और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जो है परिवर्तन लाना है। ये हमारा जो है मुख्य उद्देश्य था और ये हमने अचीव कर लिया। तो ये जो है हमारे रिसर्च मेथड का जो है आखिरी में यहाँ पर जो है हमारा लक्ष्य हासिल हो गया। तो आज के लेक्चर में जो है हमने ग्राम विकास की जो शोध प्रणालियाँ हैं, ग्राम विकास क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, ग्राम विकास के सामने चुनौतियां क्या हैं, मूल लक्ष्य क्या है, प्राथमिक तत्व क्या है, ये सब जो है इस लेक्चर में देखा। एक बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने के कारण जो है इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, जिससे आपके दिमाग में, आपके जो है मानस पटल में ये सब चीज़ें बैठ जाएं कि जो हम ग्रामीण विकास शब्द बोलते हैं वो कितना व्यापक है और उसके पीछे क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स।
साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।